हेलो स्टूडेंट और लेट अस ट्राई टू रिव्यू द रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। है ना, जैसे कि मैंने क्लास में तो उसको कवर अप कर लिया था, ऐसा मोस्ट ऑफ द थिंग हमने कवर अप कर लिया था, लेकिन स्टिल थोड़ा सा एलोबरेटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में चाहता था कि एक ही वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएं और फिर आपको जो कोई भी इशू रहे अकॉर्डिंगली फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको चाहिए कि मेरे से अलग से पढ़ना है वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है तो हम पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो बेसिकली जो एनसीईआरटी ने और जो सीबीएसई कोर्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स में डिवाइड किया गया, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपकी मतलब की चीज़ है। तो एक बार आप इसको देख लेना। लेकिन मैंने रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए बिल्कुल डिफरेंट यूनिट्स आइडेंटिफाइड किए हैं मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा होपफुली, और आपका टाइम कंजम्पशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप नोटिस करिए, तो आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 5 यूनिट्स में मैंने आप पूरे इस एनसीईआरटी के सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये प्रायोरिटी वाइज भी है, यानी सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यू शुड प्रायोरिटाइज द रिवीजन अकॉर्डिंग टू दीज यूनिट। दिस इज द यूनिट 1, रियल नंबर, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Then unit 2 contain triangle and circle. Then unit 3 contain trigonometry, application of trigonometry. AOT आपका application of trigonometry आता है AP, arithmetic progression. और यूनिट 4 में polynomial, chord equation, linear equation. एंड यूनिट 5 में surface area and area relative circle आता है। ठीक है ना। और जब हम हमारे चैप्टर में कंस्ट्रक्शन था लास्ट ईयर तक, तो हम यूनिट 2 में कंस्ट्रक्शन भी रखते थे, लेकिन अभी हम इसको अवॉइड कर दिया क्योंकि वो डिलेटेड है। तो जो चीज़ डिलेटेड है हम उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ओके। सबसे पहली बात आती है कि हम जब रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, जब सिलेबस खत्म हो जाता है, तो सर हम क्या करें कि हमारा रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाए और मैक्सिमम मार्क्स को हम कवर कर पाएं। उस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया है। एंड एज आई सेड इन द क्लास ऑल्सो, हर बंदे का, हर स्टूडेंट का अपने आप का एनालिसिस करने का एक डिफरेंट एंगल होता है। तो अगर आपको आपसे ज़्यादा कोई दूसरा बंदा या दूसरा व्यक्ति एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो अगर आपके पास अपने लिए कोई स्ट्रेटेजी है, यू कैन शो इट टू मी। आप कंसर्न कर सकते हो, किसी और अच्छी फैकल्टी से कंसर्न कर सकते हो, और अगर वो उसको ओके करता है तो आप उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर वो ओके नहीं भी करता है तब भी आपको लगता है कि वो सही स्ट्रेटेजी है, तो यू, क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा से बेहतर समझते हो, तो इसलिए आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अगर कोई इसमें आपको लगता है कि ऊपर नीचे आगे पीछे करने की ज़रूरत है, फीडबैक देने की कोई ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे ना, तो ये टोटल 23 मार्क्स का कवर होता है। और इस 23 मार्क्स के अंदर अगर हम बात करें कि सर आपका ये वाला जो रियल नंबर है ये 6 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? 6 मार्क्स। ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 6 मार्क्स में आता है, और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी मिला के 11 मार्क्स में आता है। तो देखो कितना पोर्शन कवर हो गया, 23 मार्क्स। और अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे ना, कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे कि सर इसको रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है, तो वो भी मैंने आपको क्लास में बताया। तो जो यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको रिवीजन करने में 1 दिन जाना चाहिए, 1 डे, है ना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 डे का मतलब होता है कि 3 आवर्स, यानी एक दिन का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप रियल नंबर ही पढ़ते रहोगे। आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, सोशल पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, लेकिन अगर जिस दिन रियल नंबर कर रहे हो तो उसके लिए 1 डे रिक्वायर्ड है। 1 डे का मेरा यूनिट है, यानी जो स्केल होती है ना, जैसे कोऑर्डिनेट में स्केल होती है, वैसे स्केल मैं ले रहा हूँ 1 डे मतलब 3 आवर्स। तो अगर आप किसी दिन 1 घंटा पढ़ते हो तो आपके लिए 1 डे 3 दिन हो जाएगा, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। अगर मैथ्स को आप 1 घंटा डेली देते हो, अगर आप मैथ्स को 2 घंटा देते हो, तो आपके लिए एक दिन में 2 घंटा कवर हो जाएगा, और अगले दिन 1 घंटा आप खा लेना उसका। आर यू गेटिंग इट? और इसी तरह स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में मैंने बोला था 3 डेज। ये मैं 3 डेज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस मैंने बताया था ज़्यादा है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 2 डेज मानता हूँ। तो ये 23 यानी ये 6 डेज का जो आपका कोर यूनिट है, रियल नंबर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 6 डेज में आपका कवर हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आप पर डे 3 आवर्स स्पेंड करते हो। करना क्या है, मैं हर चीज़ को लूँगा। करना आपको ये है कि आप लेट अस सपोज आपको ये करना होता है
कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने होते हैं। यानी कभी भी कोई रिवीजन कर रहे हो तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए, आज मैं फिर मार्क करवा दूंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्या क्या है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स करने हैं। ये 3 टाइम्स रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इसको अपनी रिवीजन में कंसिडर करोगे। रिटन प्रैक्टिस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 3 टाइम्स। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज मैं लिखवा दूंगा। फिर जो हम डेली होम प्रैक्टिस की शीट देते थे वो भी हम सेट की फॉर्म में दे देंगे। यानी इसके सॉल्यूशन को अगर आपने कर रखे हैं तो रिवाइज कर लेना, नहीं कर रखे हैं तो डीएचपी तो पूरी पूरी रिवाइज होनी चाहिए। चैप्टर वाइज मैं आपको बना के दे भी दूंगा, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी प्लस डीएचपी ये मिनिमम है। ये कितना है? मिनिमम, इतना तो मिनिमम है। जब भी आप कोई यूनिट उठा रहे हो, उस यूनिट का कोई पर्टिकुलर चैप्टर उठा रहे हो, फॉर से एग्जाम्पल रियल नंबर उठाया, तो रियल नंबर के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क किए हुए हैं और डीएचपी की जितनी भी रियल नंबर की गई हुई है, ये तो मिनिमम है। इसके आगे अगर आपको इच्छा है करने की तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हो। अगर आपके बुक नहीं है, आप खरीदना नहीं चाहते हो, तो जो आरजी का मॉड्यूल है, आरजी के जो सेट है, आरजी का जो मॉड्यूल है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है, एक्सरसाइज नंबर 1, उसके लास्ट के 20 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1 के लास्ट के 20 क्वेश्चन हर जगह, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। बाकी हम टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, आरजी में डेली मतलब पीरियोडिक टेस्ट भी होने लग जाएंगे आपके हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार, तो उससे आपको और रिवीजन होता जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम तो कितना हो गया? एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली होम प्रैक्टिस के रिवीजन शीट, है ना। डेली जो भी हम सेट दें हमको देंगे रिवीजन के लिए, वो आप पूरा कर लेना। और ये 3 टाइम्स होना चाहिए। एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, और ये एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए। एक बार तो आप कर चुके हो, एक बार तो आप कर चुके, जब मैं डेली होम प्रैक्टिस दे रहा था तो आप कर चुके थे, एक बार और कर लेना। और फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता मुझे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना, तो ये आरजी के मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 के लास्ट के 20 क्वेश्चन, हर चैप्टर के एक्सरसाइज 1 के लास्ट के 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने आरजी के मॉड्यूल को ऐसे ही डिजाइन किया है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, आपको कवर करके दे देगा। और मान लो किसी को कोई चैप्टर आता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सर मैं रियल नंबर क्या पढ़ूँ, मुझे आता ही नहीं है, मुझे स्टैटिस्टिक्स आता ही नहीं, मैं क्वेश्चन कहाँ करने जाऊँ, तो मेरी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। उन रिकॉर्डिंग्स को जो मैंने आरजी की रिकॉर्ड की थी वो अवेलेबल है, वो आप वहाँ पे चैप्टर वाइज देख सकते हो जाके, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर मैं ऑनलाइन नहीं कर पाऊंगा, आप मुझसे पर्सनल टाइम दे दो, तो मुझसे आप पर्सनल टाइम ले लीजिए, वीकेंड मॉर्निंग में छुट्टी लीजिए 2-4, हर चैप्टर को मैं आपको एक दिन में कवर करके दे सकता हूँ। जब भी आप 3 घंटे का टाइम निकाल के मेरे पास आएंगे तो एवरी चैप्टर को मैं 3 घंटे में कवर करके दे सकता हूँ, ये याद रखिए। तो रियल नंबर, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं एक ओवरव्यू लेके सिर्फ यूनिट 1 का मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ, तो यूनिट 1 में रियल नंबर में देखो कोई दम नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल सिंपल सा चैप्टर है। टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर ये चैप्टर रिवाइज करने को दिया जाए एक अच्छे बच्चे को या एक एवरेज बच्चे को भी, तो ये 1 घंटे में आराम से रिवाइज हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने इसको पूरा 1 दिन दे दिया कि आप घबराओ मत, आराम से जितने भी क्वेश्चन कवर अप होते हैं रियल नंबर के, 3 कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पोजिट नंबर और आपका जो 6 टू द पावर n वाला नंबर कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, और फिर प्रूफ डेट वाला नंबर जो होता है √3 रैशनल, और फिर एलसीएम एचसीएफ। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी मैंने बोला था 30 क्वेश्चंस कर लेना इसके, ये कवर हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस करने हैं इसके? इसके 30 क्वेश्चंस कवर करने। अगर 30 क्वेश्चंस कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। 30 क्वेश्चंस में स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की, स्टैट्स के अंदर खास करके आप ये मान के चलना कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको 10 क्वेश्चन तो मीन के लेने हैं, इसमें 2 आप ले लीजिए मेथड, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको मीडियन के लेने हैं। इसमें भी 2 तरीके से आप ले सकते हो, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी डेटा गिवन होता है, और जिसमें लेस देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा गिवन होता है। और 5 क्वेश्चंस आपको मॉड के लेने हैं, ठीक है। और आपको 5 क्वेश्चन वो क्वेश्चन लेने हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया जाता है। ये दोनों कैटेगरी के होते हैं, तो 3 तो आप मीन के ले लीजिएगा जिसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड किया जाता है, या 2 आप मीडियन के ले लीजिए जिसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड किया जाता है, या वाइस वर्सा आप कर लीजिएगा, ताकि ये कैलकुलेशन फ्री हो जाए। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते भाई, है ना, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एलोबरेट करके बता रहा हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन लेने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 क्वेश्चन है, सॉरी 6 मार्क्स का है, डेफिनेटली बहुत ईजी चैप्टर है। इसकी सबसे ज़्यादा डीएचपी मैंने इसी की दी हुई है, डेली होम प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा इसी को कवर किया हुआ है। तो आप सोचो कि यूनिट 1 23 मार्क्स का आपको रिवीजन करने में 6 दिन लग रहे हैं, तो 6 दिन में 23 मार्क्स आपको 100% ला के दे रहा है। और जब भी कोई टेस्ट हो आप ये इंश्योर करना भाई कि इस 23 मार्क्स में से आपके कितने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आपके 15 ही आ रहे हो, 12 ही आ रहे हो, 16 ही आ रहे हो। मेजॉरिटी, चाहे वो वीक हो, चाहे एवरेज हो, चाहे अबव एवरेज हो, चाहे जीनियस हो, सारे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 23 आउट ऑफ 23 आना मस्ट है।
अगर 23 आउट ऑफ 23 नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, बड़ी गंभीर समस्या है, उसको हल करिए और उस चीज़ को एनालाइज करिए कि मैं ये 4 चैप्टर को कैसे अपना पक्का बना लूँ, है ना। मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करा दूंगा, जो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के जो बताया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैं मार्क करा दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रायंगल और सर्कल। ट्रायंगल और सर्कल के लिए अगर आप नोटिस करो तो ये मैंने इसलिए यूनिट 2 पे रखा हुआ है क्योंकि उसको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम जाता नहीं है ना। ज़्यादा इसमें कोई एप्टीट्यूड नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। आपको पता ही है कि ट्रायंगल के अंदर ये कंबाइंड होकर 15 मार्क्स का आता है, और ये आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर मुश्किल से 2 एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी में, और सर्कल में तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। अगर हम ऑब्वियसली एक्सरसाइज को काउंट करें तो ऑब्वियस एक्सरसाइज को काउंट करें, अगर हम बात करें कि छोटी मोटी एक्सरसाइज वो तो बहुत सारी हैं, उससे मतलब नहीं है। और सर्कल तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ऑब्जेक्टिव है ना, वेरी इजी चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर है। और ट्रायंगल के लिए आपको याद रखना है कि इसमें थ्योरम है और इसमें भी थ्योरम है, तो थ्योरम्स को इसमें इस यूनिट के अंदर जो थ्योरम्स है वो तो रट्टा मारनी है। इस यूनिट में जो थ्योरम्स है वो बिल्कुल एकदम अप टू डेट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और इसके अंदर जो सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन है ट्रायंगल वाले, वो एक बार रट लीजिए, देख लीजिए कैसे किया गया है। सर्कल की भी डीएचपी हमने काफ़ी कवर अप की हुई है। स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 बार, डीएचपी के 2 बार, और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आरजी का मॉड्यूल, तो ये आपको 15 मार्क्स करके देगा। ट्रायंगल के लिए अगर आप रखना चाहो तो आप इसके लिए 2 दिन रख लो, सर्कल के लिए भी 2 दिन रख लो। अगर किसी बच्चे को और ज़्यादा घबराहट हो रही है तो ट्रायंगल के लिए 3 दिन रख ले और सर्कल के लिए 2 दिन रख ले। तो ये कितने दिन में कवर करके दे रहा है, ये आपको कवर करके दे देगा 3, 2, 5, 5 डेज, ठीक है ना। ये 5 डेज में हो रहा है, ये आपका टोटल कितने डेज में हो रहा है, ये 6 डेज में हो रहा है। तो कितना आसानी से हो रहा है, 6, 5, 11 दिन में आपका 38 मार्क्स का कवर हो रहा है, 50%। 11 डेज के अंदर आप आराम से 38 मार्क्स का अपनी पॉकेट में लेके जा सकते हो। थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, इतना कर लोगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। 6 चैप्टर जब कवर हो जाते हैं, जब 6 चैप्टर कवर हो जाते हैं और 40% हमारा कवर हो जाता है, यानी 50% कवर हो जाता है, 38 मार्क्स हमारी पॉकेट में आ जाते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो फिर आप नेक्स्ट यूनिट की तरफ कंसिडर कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री, इसको मैंने एक माना है। और ये देखिए, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने मार्क्स को लिया हुआ है। ये एक्सरसाइज 8.4 है, हमारी जो प्रूविंग वाली एक्सरसाइज है ना, इसको लिया हुआ है 4 मार्क्स। इसको भी आप हटा दो, एक्सरसाइज 8.4 को हटा दो, 4 मार्क्स गायब कर दो, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको 8 मार्क्स देता है। ये दोनों मिला के आपको 8 मार्क्स देता है। कितने मार्क्स देता है, 8 मार्क्स। अगर किसी को प्रूविंग वाले से प्रॉब्लम है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप प्लीज थोड़ा सा इंश्योर करके देखो ना, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे ट्रिग्नोमेट्री तो आपको कितना आसानी से कवर कर देता है। इसमें एक ही 2 एक्सरसाइज है, एक तो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 है ना, और इसमें 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क करा दूंगा। इसमें तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी पे रिलाई करो, डीएचपी मैंने बहुत भर भर के मटेरियल दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर आप ये कर लेते हो तो ये आपके 8 मार्क्स मिल जाते हैं, तो 8 46 मार्क्स का आपका कवर हो जाता है, 8 + 38 46 मार्क्स का। इसको रिवीजन के लिए आप चाहो तो ज़्यादा टाइम दे दो, मैं चाहूँगा तो उसको आप 5 डेज दे दो तो भी कम है, क्योंकि जब ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, तो 5 डेज ज़्यादा दो इसमें, 5 डेज दो इसमें, यानी हर दिन 3 घंटे दो, देखो सारे क्वेश्चन को करो। डीएचपी में काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं, और एपी 6 से 7, 6, 5, 6, 7 मार्क्स में आता है, क्योंकि अलजेब्रा का पार्ट है तो 5, 6, 7 मार्क्स में ये आता है जनरली, ठीक है ना। तो उसमें आप नोटिस करना कि एपी को हम कम से कम इसको 3 दिन तो दें, 3 डेज, क्योंकि 7 मार्क्स आपको दे रहा है और ये इजी भी है कंपेयर टू अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन में और एपी के अंदर पॉलिनोमियल और एपी ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आसान है। तो एपी को हम 3 दिन देंगे और हमारा 7 मार्क्स ये कवर करके देगा, तो ये 51 मार्क्स का हो जाएगा। 38 है ना, 38 अगर आप इसको करते हो तो 8, 7, 15, सॉरी 8 मार्क्स यहाँ मिल गए, तो ये 46, और 46 + 7 या 46 + 6 52 मार्क्स का ये कवर करके दे रहा है 80 में से, यानी 80 मार्क्स का, 80 में से 52 55 मार्क्स का आपके ये 3 यूनिट से मार्क्स आ गए। बचे कितने, 25 मार्क्स, वो हम कवर करेंगे। लेकिन अभी आप नोटिस करोगे कितना आसानी से आप रिवीजन को अपने प्लान कर सकते हो, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, और मैं आपको तरीका ही बता रहा हूँ कि किस पे एम्फेसाइज करना है। घबराना बिल्कुल नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, मुझ पे विश्वास रखना है कि जो सर बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, उसी तरह से करेंगे तो हमारा बहुत बेटर वे में इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, वो आपका एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का एक यूनिट मैंने यूनिट 3 में ले रखा है ईपी, है ना, तो उसको वहाँ पे मिला के रखना है। मैंने इसको यूनिट को डिफरेंट क्यों किया कि जब भी हम रिवाइज करेंगे तो हम तीनों को एक साथ रिवाइज करेंगे, और पॉलिनोमियल को, यानी ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, है ना, इसको ज़्यादा एम्फेसाइसिस देंगे पॉलिनोमियल।
इसमें आप नोटिस करना पॉलिनॉमियल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। पॉलिनॉमियल में दो काइंड के क्वेश्चन है, एक तो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन है ना, और एक रूट वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको रूट्स निकालने पड़ते हैं। तो दो ही कैटेगरी क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने पॉलिनॉमियल जब पढ़ाया था तो सॉल्व एग्जाम्पल में करा रखा है जब मैंने क्वेश्चन कराए थे, तो आप वहां से कवर कर लेना। ये ज्यादा प्रायोरिटीज रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है पॉलिनॉमियल, क्योंकि पॉलिनॉमियल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ये इसकी मार्क्सिंग है। पॉलिनॉमियल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन या कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। और इसमें जरा सा रिस्क मत लेना। अल्फा बीटा के जितने क्वेश्चन है डीएचपी मैंने बहुत सारे पॉलिनॉमियल के अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन दिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां से करिएगा। टेस्ट पेपर में जब तक अब तक जितने टेस्ट हुए हैं अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन बहुत हैं, घबराओ मत, रूट वाले क्वेश्चन बहुत हैं, तो वहां से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करना, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएचपी। लेकिन फिर भी अगर किसी को घबराहट होती है सर मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक अच्छा बच्चा जो है उसमें अपने आप को और गेन करता जाए, है ना, वो तो पूरा ही करेगा। लेकिन अगर जिसको घबराहट हो रही कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें इक्वल रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं डी इक्वल टू 0, वो डीएचपी में भी दे रखे हैं, सबसे ज्यादा वही कवर किए हैं। और इसमें लाइन के जो कंसिस्टेंट सिस्टम वाले क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के होता है ना, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन को आप लीनियर इक्वेशन से कवर कर लिए। क्योंकि 5 3 8 मार्क्स का आता है, तो 4 मार्क्स का लीनियर इक्वेशन से यही आएगा, के की वैल्यू फाइंड करने का और डी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन जो सबसे ज्यादा पंगा करती है वो होती है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल से 8 मार्क्स की आएगी या 6 मार्क्स की आएगी। तो 80 में से 6 मार्क्स के लिए 80 में से 6 मार्क्स के लिए अपन क्यों परेशान हो, वो तो बात की बात है। वो हम मॉक टेस्ट से और टेस्ट पेपर से और डीएचपी के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सारी कवर कर लेंगे, रट लेंगे, हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक के अंदर खास करके, और लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंट सिस्टम वाला क्वेश्चन, तो वहां से आप ज्यादा कवर कर लीजिएगा, तो ये भी आपको अच्छा कवर करके देगा। बात समझ रहे हो ना। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 52 मार्क्स का तो हमारा यूनिट 3 तक का ही कवर हो गया था। अगर किसी ने एक्सरसाइज 8.4 कर लिया है तो वहां से 57 कवर हो गया, बचा ही नहीं कुछ, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक लीनियर के अंदर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। सरफेस एरिया और एरिया टू सर्कल ये आप अपने हिसाब से कर लेना, और इसमें आप प्रायोरिटाइज करोगे सरफेस एरिया को, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 13.1 और 13.2। तो दोनों एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, और इसके भी सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे, तो ये इसको रट लेना, अच्छे समझ लेना, कर लेना, क्योंकि ये 10 मार्क्स दे रहा है। 6 5 5 6 और 5 5 तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो जब भी आप रिविजन करने जाओ ये रखना, है ना, ये टोटल रिविजन शेड्यूल आपको करके कम से कम 23 डेज या 24 डेज में ये आपको पूरा रिविजन शेड्यूल बना के देता है ना। यहाँ पे हमने कितने देखा था, 5 दिन, यहाँ पे 5 दिन 10, और ये कितना हो गया था 6 दिन, कितना हो गया 16। और ये आपने ये कवर ही कर लिया। एपी को आपने 3 दिन दिया तो 19 डेज, और ये आप अगेन आप इससे आप 5 डेज दे दोगे तो 24, और ये आप 2 दिन दे दोगे 26, तो टोटल 52 डेज का ये रिविजन शेड्यूल रहेगा, है ना। यानी बिल्कुल एकदम मैथ्स फुल एंड फाइनल एकदम दबा के बढ़िया से हो जाएगा 52 डेज के अंदर। मतलब जनवरी लास्ट तक तो आपका ऐसा चल रहा होगा कि आपको सब कुछ आता होगा, अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हो। ऐसे कभी कुछ क्वेश्चन कर लिया, कभी कुछ क्वेश्चन कर लिया, कभी ये उठा लिया, कभी वो उठा लिया, इससे कभी रिवीजन नहीं होता, है ना, इससे कभी कुछ भी नहीं होता। एट द लास्ट आपको पता चलेगा यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो इससे अच्छा आप 52 डेज का ये प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, टाइम टेबल सेट करो, डेली 3 आवर्स का टाइम टेबल सेट करो मैथ्स के लिए। छुट्टी लो, संडे को बोनस मानो, संडे को 24 घंटे होते हैं, जो दिन आपके आरजी में भी काफी कम क्लासेज हो रही हैं, तो आप अपने टाइम को बढ़ाओ। पढ़ाई आप तो पढ़ाई करनी है, 1.5 महीना जो बचा है उसको पढ़ाई में इस्तेमाल कर लो, आराम से 3 घंटा निकलता है। यानी डेली बेसिस पे आपको 8 से 10 घंटे आप पढ़ने चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ो 8 से 10 घंटे। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है ना। बस 1 महीने ही तो पढ़ना 8 से 10 घंटे, तो 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ाई करो, तो ये हो जाएगा। इस शेड्यूल को फॉलो करो तो 52 डेज के अंदर ये आपका पूरा काम करके देगा। अब बची लास्ट बात में ये बताना था मुझे कि एनसीईआरटी के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने हमेशा मार्क करा ही रखे थे, जब जब मैं चैप्टर पढ़ाता था मैं मार्क करा देता था, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि कुछ लोग नहीं लिखते थे, वो अपनी कमजोरी की वजह से नहीं लिखते थे या जो भी वजह हो वो नहीं लिखते थे। तो मैं अभी आपको वो फाइनल चीज दे देता हूँ जिसका सब वेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग लिखते चले जाइएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रियल नंबर का, जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, तो आप चाहो तो एक्सरसाइज खोल भी लो, है ना। और मैं इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक सेकेंड में
बस गिव मी सेकेंड, मैं भी अपनी एनसीईआरटी खोल लेता हूँ और उसमें से फिर मैं आपको एनसीईआरटी रियल नंबर, तो वहाँ से आपको इसको कवर अप करना है। जस्ट गिव मी सेकेंड, ताकि हम अच्छे से उन क्वेश्चंस को कवर अप कर लें जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट आ रहे हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, और ये भी 3 टाइम, उसके अलावा ज़्यादा भी करना चाहो तो वो कर सकते हो, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये आपको अच्छे से कवर अप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको आता है तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कवर अप हो गई है। और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा, है ना। तो वहाँ से वो चीज़ें आपकी कवर अप होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। जस्ट गिव मी सेकेंड। नेक्स्ट हमारी आ जाती है एक्सरसाइज 1.2। एक मिनट, तो 1.2 के अंदर मैं मार्क करा देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो आपको मार्क करना है वो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये 3 बार लिखना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। बहुत सिंपल हो गया भाई। 1.2 का अगर आप नोटिस करो तो ये मैंने लिखवाया है, 1.2 का फर्स्ट का 3rd और 4th, सेकंड का 2nd क्वेश्चन पार्ट, 3rd क्वेश्चन का आप ले सकते हो 3rd पार्ट, ठीक है ना, और 4th क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 ये कैटेगरी क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना, इसको सिर्फ ओरली कर लेना, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। फिर आप आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3, रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो 1.3 की एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट, डेट्स इट, ठीक है ना। यानी इतना आप करोगे तो आपको कवर अप करके दे देगा क्या, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप करना चाहो तो एनसीईआरटी पूरी है, आप करना चाहो तो कर लेना, है ना, वहाँ से कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम एनसीईआरटी का ही पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, चैप्टर 2, ठीक है। तो चैप्टर 2 के अंदर आप सबसे पहले आ जाओ, जो चीज़ जो चैप्टर 2 में सिर्फ मैं एनसीईआरटी से नहीं, क्योंकि चैप्टर 2 एनसीईआरटी बहुत आसान दे रखा है, तो आप इसको वहाँ से मत करना, आप तो उसको वहाँ से भी करना जहाँ से मैंने कॉपी में क्लास में कराया है ना। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज 2.2 कि ऑल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऑल क्वेश्चंस, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कर लेना एक्सरसाइज 2.2 का। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आपको डीएचपी से करने ही करने हैं, अगर ये नहीं करोगे तो ये चैप्टर नहीं होगा, ये मान के चलो, ठीक है। तो इसी तरह अब आ जाते हैं हम लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, के वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेना। अभी मेरा वीडियो का जो लेंथ है वो बढ़ रहा है, अगर आपको पार्ट 2 की इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, मुझे आप मैसेज कर देना कि सर ये वीडियो आपका इनकम्प्लीट रह गया था, हमें और ज़रूरत है, हमें और समझना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। लेकिन इस पर गौर तो करो, एक बार देखो कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, फिर अपना फीडबैक देना, तो अकॉर्डिंगली हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी शेयर कर दूंगा, वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन स्ट्रेटेजी यही रखनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग में जब आप रखोगे आप करना क्या है रिवीजन में, तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 टाइम्स, डीएचपी रिवाइज करना, आरजी के मॉड्यूल से ये करना है, ओके। होपफुली, थैंक यू, आपको समझ में आया।